हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पे आपको पता है कि सभी शिक्षक भर्ती की तैयारियां कराई जाती हैं। और यहां पे आज के इस सेट में हम देखने वाले हैं 30 प्रश्न बाल विकास एवं मनोविज्ञान के, जो कि आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। काफ़ी अच्छा वेटेज होता है और मज़े की बात यह है कि इसका सिलेबस सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट एग्जाम्स में सेम होता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 4, 6, 3, 2। फटाफट से बताइए, काफ़ी ये पढ़ी हुई चीज़ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 3। जो मस्तिष्क के 3 भाग बताए गए हैं ना, वही आपका संकल्प शक्ति के अंग कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक कॉन्शियस माइंड आ जाता है, जिसको चेतन मन कहते हैं, चेतन मस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद आपका एक अचेतन मस्तिष्क आता है, जिसको हम इंग्लिश में सब कॉन्शियस माइंड कहेंगे। और उसके बाद फिर एक आपका अतीन्द्रिय मस्तिष्क आ जाता है, यानी जिसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो 3 जो है अंग हो जाते हैं आपके संकल्प शक्ति के। तो प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रीड़ा स्थल। बालक का समाजीकरण कहाँ से शुरू हो जाता है? तो बेसिकली सबसे पहले जो बालक का समाजीकरण वो होता है परिवार से शुरू होता है। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तब वो अपनी माँ के सिवा किसी को नहीं जानता है। फिर वो धीरे धीरे जानने लगता है कि और भी मेंबर्स हैं परिवार में, रिश्तेदार हैं, ये वगैरह वगैरह, है ना, इनके साथ भी समायोजन करना है, इनके साथ भी मिलजुल के रहना है। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और उसके बाद जो सेकेंड होता है फिर वो विद्यालय जाता है, क्रीड़ा स्थल, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन परिवार जो रहेगा वो बेसिक रहेगा, सबसे प्रथम रहता है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं क्या? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, इनमें से सभी। चलिए देख लेते हैं। जो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मूल प्रवृत्ति भी मैटर करती है किसी भी बालक के चारित्रिक विकास में। पुरस्कार दंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है। सामाजिकता भी रोल जो है अच्छा प्ले करती है यहाँ पे। तो इनमें से सभी यहाँ पे हो जाता है। कोई बच्चा कैसे वातावरण में रहता है, कैसे समाज में की संगत में रहता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या 12 से 18 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल। तो आपका बाल्यकाल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। चलिए देखेंगे, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष तक, और इसी के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? मतलब कि जैसे बच्चे होते हैं, जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तो कोई काम करते नहीं है, है ना। बेसिकली काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं तो काम तो ऐसा कुछ करते नहीं है, स्पेशली कि उनका जो शक्ति, उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो, कहीं पे बर्न हो, ऐसा नहीं होता। तो वो खेल के माध्यम से बाहर निकल दिया जाता है। रेचन का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ण का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, या फिर ये सभी। काफ़ी अच्छा प्रश्न। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो खेल के बाहर आ जाती है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, या फिर ये सभी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? फटाफट से देख लीजिए, जन्मजाति प्रवृत्ति है खेल, या फिर सिर्फ एक प्रकार का ये मनोरंजन है, या फिर खेल वह है जो हम करते हैं, एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। हालांकि खेलने की जो भावना होती है वो बच्चों में बचपन से रहती है, उन्हें खेलना पसंद होता है, जन्मजात होती है, एक तरह से कह सकते हैं। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है क्या? झगड़ालू, विनोदी, समायोजित, भीरू। अगर कोई बालक संवेगात्मक रूप से यानी इमोशनली स्थिर है तो उसके क्या लक्षण होंगे? सही उत्तर होगा बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे समायोजित।
एक जो बालक संवेगात्मक स्थिरता जिसमें रहेगी वो अच्छे से समायोजित हो सकेगा हर जगह। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, या फिर हेनरी गोडार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए किसने। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्षेत्रवादी सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत भी कहीं कहीं पे लिखा आएगा, कर्ट लेविन ने दिया था। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है किसके लिए? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, या प्रश्नोत्तर के लिए? बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग किसके लिए सही नहीं होगा? सही उत्तर होता है यहाँ पे प्रदर्शन के लिए। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक मतलब इमोशनली जो संवेग होते हैं उनकी क्रांति। उत्तर सही होता है आपका किशोरावस्था से, इसीलिए इसको स्टेनले हॉल ने क्या कहा? तूफान की अवस्था, इसीलिए कहा गया है ये। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किस चीज़ की? व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, या समूह चर्चा को? छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं, चलिए देखेंगे यहाँ पे कहानी कथन को। जितनी छोटी क्लास है उतना बच्चे कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और वो बिल्कुल शोर भी नहीं करेंगे, पूरे मन लगा के और पूरे ध्यानपूर्वक कहानी सुनेंगे और कहानी को याद भी रखेंगे, इसलिए कहानी कथन वाला जो तरीका है वो सबसे सही है। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक प्रभावशीलता, ए बी दोनों, या नैतिक स्थिति में? सही उत्तर होता है यहाँ पे इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि अब देखिए, अब ए बी अगर आपने दोनों गेस किया था या नैतिक स्थिति गेस किया था, तो ध्यान दीजिएगा समाजीकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है। धर्मनिरपेक्षता वो होती है जिसमें सभी धर्म अपना अपना सबको फ्रीडम होती है अपने अपने धर्म का पालन करने का, कोई एक बाउंडेशन नहीं होती है, धार्मिक बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं होती है। अभी धार्मिक प्रभावशीलता की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रभाव होना सभी पे, या कह सकते हैं कि एक तरह की फाउंडेशंस लगाना, जैसे पहले हुआ करता था, अलग अलग शासकों के काल में अलग अलग चीज़ों का जो है प्रभाव रहा है ना, तो वो चीज़ नहीं होगा तो ही सही रहेगा धर्मनिरपेक्षता। और यही हमारा संविधान, इसीलिए जो है संविधान धर्मनिरपेक्ष कहता है हमारे भारत को। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? क्रो एंड क्रो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्योंकि संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो प्रक्रिया होती है दोनों साथ साथ चलती है, ऐसा माना है ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो ने, और काफ़ी ये प्रसिद्ध हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक बार वीडियो को सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? हमेशा कहती हूँ जो इस तरह के प्रश्न होते हैं इनको आप याद कर लिया करिए, क्योंकि बाकी सब में तो प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाता है क्या आंसर, पर इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी तुक्का नहीं चलता है यहाँ पे, या कोई अपना गेस वर्क नहीं चलेगा। सही उत्तर ही सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है सी, स्किनर और हैरीमैन दोनों ने। चरित्र को निश्चित करने वाला समूह महत्वपूर्ण कारक है क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, या मनोरंजन संबंधी? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन संबंधी कारक। ये चरित्र को निश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं क्या? शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति, ये सभी? और सही उत्तर होता है ये सभी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? एक दिन और ये प्रश्न हुआ था, फटाफट से बताइए। 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह? तो 11 माह की आयु में नॉर्मल जो बच्चा है वो बोलना सीख जाता है। अब ये कि उसका वर्ड जो है शब्द भंडार वो कम होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलता है, रिपीट करता है कि शब्द को इस तरह से बोलता है, लेकिन बोलना सीख जाता है। पोषाहार योजना संबंधित है किससे? मिड डे मील योजना से, गेहूं वितरण योजना से, चावल वितरण योजना से, या फिर ये सभी?
तो ये है मिड डे मील योजना से संबंधित। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध किससे है? केंद्र से, राज्यों से, ए बी दोनों से या जिला से? तो इसका जो संबंध है वो केंद्र से है। तो मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध केंद्र से है। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बालक को पोषण प्रदान करना, विद्यालय में नामांकन, विद्यालय में रुचि विकसित करना या विद्यालय में उचित ठहराव? तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको लगभग लगभग सभी किताबों में मिलेगा। विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, यानी कि मिड डे मील योजना के तहत क्या है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा हो पाएगी, नामांकन ज़्यादा हो पाएगा, ये आपको मिलता है। लेकिन इसका एक उद्देश्य, अगर आप मिड डे मील के बारे में डिटेल से पूरी उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, सिर्फ मिड डे मील की टोटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी, मतलब उसके उद्देश्य आपको 2-3 उद्देश्य जैसे मिलेंगे। तो उसमें विद्यालय में नामांकन, बालक को पोषण प्रदान करना, ये दोनों ही उसके अंतर्गत आ जाएंगे। और साथ ही उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 2-3 जो है, 3-4 एक्चुअली आपको यहाँ पे प्रमुख लक्ष्य मिलेंगे मिड डे मील योजना की। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड जो है, जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, वो किसको सही मानता है। क्योंकि अगर देखा जाए मिड डे मील योजना की जो भी ऑफिशियल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही होते हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर बुक्स में ये विद्यालय में नामांकन वाला आंसर सही मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जो है व्यू दे दिया है, जितना भी मैंने एनालाइज किया था उसके हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो कहीं पे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑफिशियल थ्योरी पढ़ेंगे अगर मिड डे मील की, तो उसमें आपको ये दोनों ही उद्देश्य मिलेंगे। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है किसे? संतुलित भोजन से, प्राकृतिक वातावरण, नैतिक वातावरण से या आदर्श वातावरण से? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, पोषण की बात हो रही है तो संतुलित भोजन से मिलेगा। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं किस किस चीज़ में? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। कोई भी कक्षा हो तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे रुचियों में भिन्न होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। कुछ बच्चे सीखने में, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, अलग होते हैं। कुछ बच्चे चारित्रिक विशेषताओं में अलग होते हैं एक दूसरे से। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी आपका सही आता है, ये सभी। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर, सॉरी पैर से सिर, नॉट, ये भी पैर से सिर था, तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। जो बालक का शारीरिक व क्रियात्मक विकास होता है वो किस दिशा में होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। और उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन ने। शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है कैसे? कठोर दंड द्वारा, कक्षा निष्कासन द्वारा, सहानुभूति द्वारा या मुख्य अध्यापक को शिकायत करके? अनुशासन की समस्या को कैसे हल करेगा एक टीचर? सही उत्तर होता है यहाँ पे सहानुभूति द्वारा। दंड देना, कक्षा से निकाल देना, शिकायत करना, कुछ भी निगेटिव वाला पॉइंट आपको लगा के नहीं आना है। ठीक है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय जो प्ले स्कूल्स होते हैं उनको, घर को, या इनमें से सभी को? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा बच्चा घर में भाषा सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर घर में वो कौन सी भाषा सीखता है जो कि वो उसके घर में उसके परिवार वाले बोलते हैं, बस वही भाषा वो सीखता है। उसके बाद फिर चाहे वो पूर्व प्राथमिक कह ले, चाहे प्ले वे विद्यालय, कुछ लोग जो है शहर वाले जो है प्ले स्कूल्स में डाल देते हैं, कुछ नॉर्मली पूर्व प्राथमिक में डाल देते हैं, वही चीज़ हो जाती है। तो ये दोनों जगह फिर बच्चा जाता है तो फिर वो ऑफिशियली कोई एक लैंग्वेज सीखना या फिर जो वहाँ की लैंग्वेज होती है यूज़ की जाती है उसको सीखना स्टार्ट करता है। तो दोनों को ही हम भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा मान सकते हैं। घर पे भी पेरेंट्स बच्चों को भाषा सिखाते हैं, बेसिक
और यहाँ पर भी बच्चों को शिक्षण की क्योंकि बात हो रही है तो यहाँ पे टीचर्स भी बच्चों को भाषा सिखाना स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य, प्रयास और त्रुटि। जब कोई लक्ष्य रहेगा, लेकिन लक्ष्य टारगेट जो है आपका सेट रहेगा कि हमें ये चीज़ करना है, इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, त्रुटि होगी, ठीक है। फिर प्रयास करेंगे और इस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अंत में कर लेंगे। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, इनमें से सभी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ग्रोथ को ये सारी ही जो चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं। आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्याम पट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता, या इनमें से सभी। अगर कोई बच्चा आंशिक रूप से दृष्टि दोषयुक्त है, उसको देखने में कुछ इशू है, तो क्या करेगा वो, कैसा उसका बिहेव होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इनमें से सभी, है ना। क्योंकि अब वो जिसकी उसकी समस्या क्या है ये इस पर डिपेंड करता है। पहली बात, वो बुक को एकदम पास ला के पढ़ेगा, उसको दूर से नहीं दिखेगा तो ठीक है। जो भी बोर्ड पे टीचर लिखेगा वो उसको स्पष्ट नहीं दिखेगा तो उसको पूछेगा, शिकायत करेगा कि नहीं दिख रहा है। और श्याम पट पे जो भी लिखा गया है वो नोटबुक में जब उसको अच्छे से दिखेगा नहीं तो उतारेगा कैसे, है ना। तो ये सही उत्तर आपका हो जाता है। सो ये हमारे 30 प्रश्न हो गए और आप बताइएगा कॉमेंट करके कि आपके इसमें से कितने सही हुए हैं। आगे की क्लासेस आपको ऐसी ही मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।